So what is force? A push or a pull is called a force. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम एक पुश लगाते हैं या पुल लगाते हैं तो दैट जो भी चीज हमने अप्लाई किया दैट इज कॉल्ड अ फोर्स. फॉर एग्जांपल वी कैन सी इन डायग्राम नंबर 1 दैट अ ट्रॉली मूव्स अलोंग द डायरेक्शन वी पुश इट. हम जिस डायरेक्शन में उसको पुश करते हैं वो मूव कर रहा है, तो बेसिकली हम उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं. इन द सेकेंड डायग्राम ये जो ड्रॉवर है इट इज पुल्ड, मतलब इसे हम बाहर की तरफ खींच रहे हैं. तो अगेन वी आर अप्लाइंग अ फोर्स हियर. नाउ इन द थर्ड केस देयर इज अ बॉल, एक बॉल है यहाँ पे जो रेस्ट पे है. विद द हेल्प ऑफ हॉकी स्टिक, ठीक है, वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट जिसके वजह से द बॉल स्टार्टेड मूविंग, बॉल मूव करना शुरू कर दिया. So what is a force? Force is basically a push or a pull. Now force enable us to do work. अगर हम कोई भी काम जब करते हैं तो it is with the help of force. जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तभी जाके कोई भी काम हो रहा होता है, चाहे वो पुल करना हो, पुश करना हो, कुछ भी करना हो. तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ पुश और अ पुल. या हम ये बोल सकते हैं फोर्स इज एन एजेंसी विच इनेबल्स अस टू डू वर्क. किसी भी काम को करने के लिए जो है वो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. ठीक है. एनी क्वेश्चंस हियर? फाइन. So next. So what are the effect of force? Force के क्या effect होते हैं? First thing, the force can make a stationary body uh, this is force can make a stationary body move, right? So force can make a stationary body move, right? जैसे हमारे पास एक stationary body का क्या मतलब हो गया? कोई object rest में. For example, a football. So if a football is kicked, that is उस पे अगर force लगाया जाता है, so it will start moving. So the first effect of force is that it can make a stationary body move. किसी भी stationary body को ये move करवा सकता है. The second one, force can also stop a moving body. फर्स्ट मैंने क्या देखा? फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ले जा सकता है, राइट? एट द सेम टाइम फोर्स कैन आल्सो ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मोशन टू रेस्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल साइकिल इज मूविंग और अ व्हीकल इज मूविंग, अगर उस पर ब्रेक्स लगाया जाता है, सो ब्रेक्स लगने का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. तो बाय अप्लाइंग ब्रेक्स वी कैन ब्रिंग दैट साइकिल और दैट व्हीकल टू रेस्ट. तो विद द हेल्प ऑफ फोर्स, फोर्स अप्लाई करने से वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन फ्रॉम मोशन टू रेस्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसे हम रेस्ट में ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स, राइट? जैसे कि हम देखते हैं यू ऑल मस्ट बी प्लेइंग फुटबॉल और एटलीस्ट यू हैव वॉच्ड समवन प्ले फुटबॉल. उसमें जो गोलकीपर होता है, गोलकीपर क्या करता है? समवन हिट्स द बॉल टुवर्ड्स द गोलकीपर एंड गोलकीपर उसे रोक लेता है, राइट? तो गोलकीपर जो है फोर्स अप्लाई करके मूविंग बॉल को रेस्ट में ले आता है. Now, the third point is that force can change the direction of a moving object. फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बाइसिकल की बात करते हैं तो बाइसिकल के हैंडल पे अगर फोर्स लगाया जाए और हैंडल का जो डायरेक्शन उसे चेंज किया जाए तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? बाइसिकल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, राइट? किसी भी व्हीकल के स्टीयरिंग पे अगर फोर्स लगाया जाए तो उस व्हीकल के डायरेक्शन को बदला जा सकता है. वेरी सिंपली अगर हम एक सिंपल सा बात करें, अ बैट्समैन एंड अ बॉलर. बॉलर बॉल को बैट्समैन की तरफ थ्रो करता है. बैट्समैन उस बॉल पे अपने बैट के हेल्प से फोर्स लगाता है. जैसे ही वो फोर्स लगाता है, जिस भी डायरेक्शन में उसने फोर्स लगाया है बॉल उसी डायरेक्शन में मूव करने लगता है. So the direction of movement of the ball changes when the batsman applies a force on it. Same thing happen in football. फुटबॉल में भी यही चीज होता है. फुटबॉल में अगर बॉल एक प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को पास किया, अब दूसरा प्लेयर जब उस बॉल को हिट करेगा, ठीक है, फोर्स अप्लाई करेगा, then the direction of the ball will be changed. So the third point is that force can change the direction of a moving object. उस मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को फोर्स चेंज कर सकता है. नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी. नाउ फोर्स कैन आल्सो चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी. फॉर एग्जांपल अगर कोई व्हीकल है, ठीक है, व्हीकल मूव कर रही है. नाउ इफ यू एक्सेलरेट इट, एक्सेलरेट करने में क्या होता है?
जो इंजन होता है इट इज अप्लाइंग अ फोर्स, इंजन फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि उस स्पीड, वो जो व्हीकल है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली अगर हम ब्रेक्स लगा रहे हैं तो ब्रेक्स लगाने से क्या होगा, वी आर अप्लाइंग अ फोर्स जिसके वजह से जो उस व्हीकल की स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है। सपोज यू आर राइडिंग अ बाइसिकल और पीछे से कोई तुम्हें पुश करता है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तुम्हारी जो स्पीड है या फिर बाइसिकल की जो स्पीड है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, उस स्पीड, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को वो बढ़ा भी सकता है फोर्स, या घटा भी सकता है। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर मान लो वी हैव अ मेटल कैन जैसे कि पेप्सी का एक कैन है, एंड वी आर हैमरिंग इट, उसे हम हैमर कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग द फोर्स, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन, वो मेटल कैन जो है वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी स्टोन को हैमर किया जाए वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा। सपोज वी हैव अ बॉल, ठीक है, एक टेनिस बॉल है जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं। नाउ इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन इट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो बॉल है वो स्क्वीज हो जाएगा, बेसिकली वो अपने शेप को चेंज कर लेगा। सपोज बॉल ऐसा था, तो अगर हम इस पे फोर्स लगाते हैं दोनों डायरेक्शन से, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट। तो देयर विल बी अ चेंज इन शेप। कब शेप में चेंज हुआ, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड। so whenever force is applied, the object can also change its shape, वो अपने शेप को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। एनी डाउट स्टिल है? ऑलराइट, तो यहां तक तो यू मस्ट हैव स्टडीड इन द जूनियर क्लासेस आल्सो, जूनियर क्लासेस में ये चीज पढ़ रखा होगा। सो नाउ व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, हमारे पास दो तरह के फोर्सेस होते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। क्या होता है ये बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, ये समझते हैं। सपोज दिस इज अ ब्लॉक ऑफ वुड विच इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप, एक ब्लॉक ऑफ वुड है जिसको टेबल टॉप पे रखा गया। Now forces are applied, two forces are applied on it in opposite direction, एक x की तरफ और एक y की तरफ, means two forces x and y are applied on this wooden block. अब अगर force applied by x is equals to force applied by y, अगर force जो x ने applied किया है it is equals to force applied by y, then what is going to happen, क्या ये block move करेगा? No, sir. No. So there will be no change in state, no change in state of object, or in other thing we can say that it will remain in rest, it will remain at rest. Now suppose अब y जो इस पर फोर्स लगा रहा है it is greater, y जो फोर्स लगा रहा है that is greater than the force applied by x. So if force applied by y is greater than force applied by x, then what is going to happen, क्या होगा, the box will move rightwards, बॉक्स जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, ठीक है। तो बॉक्स विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, मींस बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, द स्टेट हैज चेंज्ड फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्स एंड व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। Chirag, I will review the topics. Let me finish the current topic, then I'll review it. So what are balanced and what are unbalanced forces? Balanced force simply means कि अगर forces एक दूसरे को cancel out कर रहे हैं, ठीक है, अगर forces एक दूसरे के effect को cancel out कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में जितना फोर्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लग रहा है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसके वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसमें किसी भी तरह का कोई भी मोशन प्रोड्यूस नहीं होता है। अनबैलेंस फोर्सेस में क्या होता है कि जो एक फोर्स होता है वो दूसरे फोर्स से ज्यादा होता है। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, द ऑब्जेक्ट
changes its state from rest to motion. Object अपने state को rest से motion में change कर लेता है. All right? Any doubt till here? किसी को कोई doubt है? Fine. So let's move on to next topic. इसे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं अभी. So what is balance force? Balance force का definition क्या होगा? If the resultant of the applied force is equals to zero, resultant का मतलब है अगर हम सभी forces को add करते हैं and it is equals to zero, ठीक है. जीरो कब होता है? जब एक डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होता है उसके ऑपोजिट उतना ही फोर्स एक्ट कर रहा हो, देन दैट इज ऑपोजिट फोर्सेस. सो इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज जीरो, इट इज कॉल्ड अ बैलेंस फोर्स. फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल पूछा जाए एग्जाम में तो वी राइट इन अ टग ऑफ वॉर, वी ऑल नो दैट व्हाट इज अ टग ऑफ वॉर, ठीक है, इट इज अ गेम. सो इफ बोथ द टीम्स अप्लाई सिमिलर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों टीम अगर अपने अपने तरफ जो फोर्स लगा रही है वो इक्वल है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द रोप डज नॉट मूव इन ईदर डायरेक्शन. रोप ना लेफ्ट की तरफ मूव करता है ना राइट की तरफ मूव करता है. व्हाई? बिकॉज इन दिस केस द फोर्सेस आर बैलेंस. यहाँ पे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर चुकी है, ठीक है. सो जब भी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती है तो हम बोलते हैं कि उनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो है. इन अदर वर्ड, सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो उन फोर्सेस ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर दिया है, ठीक है. दोनों में से कोई भी अपने फोर्स जो इफेक्ट है उसको शो नहीं कर पा रही है. दोनों ने एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसल आउट कर दिया. अब देखो, बैलेंस फोर्स में ऐसा नहीं कि सिर्फ दो फोर्सेस हो सकते, दो से ज्यादा भी हो सकती, तीन फोर्सेस, चार फोर्सेस, पांच फोर्सेस, कितने भी अमाउंट ऑफ फोर्सेस हो सकती है. बट द पॉइंट इज दैट कि टोटल जो रिजल्टेंट है इट विल बी जीरो. दैट इज, जो नेट इफेक्ट होगा वो जीरो हो जाएगा. उस बॉडी पे अगर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, स्टिल वो बॉडी अपने स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है या उन फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हो गया है, देन ऑल द फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस. वो बैलेंस्ड कहलाते हैं. तो बैलेंस फोर्सेस का मेन पॉइंट क्या है कि इट डज नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट के स्टेट में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आता है. स्टेट में चेंज आने की का मतलब है यहाँ पर कि ना वो ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आता है ना वो मोशन से रेस्ट में आता है. तो बैलेंस फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है. मैग्नीट्यूड का मतलब कि जितना लेफ्ट साइड से फोर्स लग रहा है उतना ही राइट साइड से फोर्स लग रहा है, और दोनों का डायरेक्शन जो होता है वो ऑपोजिट होता है. ना बैलेंस फोर्सेस जो है वो स्टेट को तो चेंज नहीं कर सकती हैं, बट दे कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल में वी हैव टॉक्ड अबाउट द लास्ट एग्जांपल, दैट इज जब एक टेनिस बॉल को दोनों तरफ से हम फोर्स लगा रहे हैं एंड सपोज दोनों जो फोर्सेस लगा रहे हैं लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में दोनों इक्वल है, ठीक है, इक्वल भी है ऑपोजिट भी है, तो द फोर्सेस आर बैलेंस्ड. तो ये बॉल को मूव तो नहीं कर पाएंगी, ठीक है, बॉल को मूव तो नहीं कर पाएंगी, बट द शेप ऑफ द बॉल विल बी चेंज. बॉल स्क्वीज हो जाएगा, ठीक है, द शेप ऑफ द बॉल विल बी चेंज. तो बैलेंस फोर्सेस जो होती हैं दे कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. वो इस बॉल को रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में नहीं ला सकती, बट दे विल चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. वो इस ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर देंगी, ठीक है. तो दिस वाज आवर लास्ट पॉइंट, that balance force can change the shape and size of an object. For example, when forces are applied from both direction over a balloon, जैसे मैंने अभी बॉल के एग्जांपल लिया था, वैसे अगर मैं एक बलून के एग्जांपल लेता हूं, अगर दोनों साइड से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाया जाएगा तो व्हाट विल हैपन? दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देगी. एज अ रिजल्ट द बलून विल नॉट चेंज इट्स स्टेट. बलून अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, but the shape of the balloon will get changed. All right, any doubt till here? So let's move ahead. What about unbalanced force?
तो अनबैलेंस फोर्स का डेफिनेशन क्या होगा? द रिजल्टेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस आर ग्रेटर देन जीरो, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है? So if the resultant of the applied force are greater than zero, then the forces are called unbalanced. उस केस में forces को unbalanced बोलते हैं. So unbalanced force are going to change the state of an object. तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसे मोशन में लाया जा सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे रेस्ट में लाया जा सकता है. So unbalanced force can change the state of motion of an object. तो अगर हम एक बार समराइज करें कि what are the various things that unbalanced forces can do, so they can move a stationary object, they can increase the speed of a moving object, they can decrease the speed of a moving object, they can stop a moving object, and साथ ही साथ they can change the shape and size of an object. वो उस ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं. फाइन, एनी डाउट टिल हियर? Okay, so I'm going to ask you a question for that. So everybody can see this diagram. हर कोई ये diagram देख सकता है? Is visible to everyone? Yes, sir. All right. Yes, sir. So यहाँ पर ये NCERT का डायग्राम है, ठीक है? NCERT की बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है, पेज नंबर 115 पे. नाउ यहाँ पे तीन केसेस है, केस 1, केस 2 एंड केस. सो इन तीनों केसेस में कब फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस्ड है और कब फोर्सेस अनबैलेंस्ड है. बट बिफोर दैट आई वांट टू नो दैट कि ये जो बॉक्स है उस पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. कैन एनीबॉडी टेल दैट? Sir, push and pull. पुश एंड पुल. कौन पुश कर रहा है? Sir, ये दोनों. एंड हु इज नहीं, पुलिंग इट? sir, girl. ओके, एंड हु इज Sir, पुलिंग? girl push कर रही है. हाँ. Sir, और pull boy कर रहा है. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. यस लावण्य. सर हम जो फ्लोर है उससे पुल आ रहा है, फोर्स फ्लोर से बैक पुल का. आ रहा है. फ्लोर कैसे पुल करेगा, थोड़ा एक्सप्लेन करो. सर मतलब Sir, can I tell? फ्रिक्शन की वजह से वापस आ रही है. ओके कृतिन, यू टेल प्लीज. Sir, because of friction. बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है? तो यहाँ पर एक पॉइंट हम समझते हैं कि जब भी दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होता है और उसमें से कोई एक सरफेस मूव करना चाहता है, सो अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. आई होप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, ठीक है? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? वो मोशन को अपोज करता है. जैसे कि फर्स्ट डायग्राम में क्या हो रहा है, ये जो दो बच्चे हैं, ठीक है, गर्ल एंड अ बॉय, दे आर ट्राइंग टू पुश दिस बॉक्स. वो इस बॉक्स को पुश करना चाह रहे हैं, ठीक है, एज शोन इन द अबव फिगर. बट एट द सेम टाइम, सो जस्ट वेट अ मोमेंट. Fine. So in the first diagram, a boy and a girl, they are trying to push the box. So box पे force लगा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि box move कर जाए. But box is not moving. Why? Because यहाँ पर force of friction अपना role play कर रहा है. जैसे जैसे इस पे ये box को move करवाना चाह रहे हैं, वैसे वैसे force of friction, वो जो force लगा रहे हैं उसको oppose कर रहा है. So we can say that the applied force का मतलब वो force जो ये दोनों बच्चे लगा रहे हैं, ठीक है? applied force और force of friction जो है, ठीक है, दोनों opposite direction में act कर रहा है. and both of them are balanced. दोनों balanced है, ठीक है? तुम यहाँ पे दोनों arrows का size देख सकते हो. both of them are equal. so ये जो दो forces हैं जो opposite direction में act कर रहे हैं, both of them are equal है.
सो यहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स का सिचुएशन आ रहा है, एज अ रिजल्ट द बॉक्स इज नॉट मूविंग। ठीक है, अब ये दोनों बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा और फोर्स लगाते हैं, दे हैव इंक्रीज द फोर्स दे आर अप्लाइंग, तो अप्लाइड फोर्स बढ़ चुका है। लेकिन जब अप्लाइड फोर्स बढ़ता है तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये भी बढ़ जाता है। ठीक है, देखो फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, फ्रिक्शन को हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोलते हैं। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं तो हम जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शन भी उतना ज्यादा बढ़ता है, अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक लिमिट तक। ठीक है, एक लिमिट तक जितना ज्यादा फोर्स हम उस ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे उस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ज्यादा ही लगेगा और वो हमारे अप्लाइड फोर्स को अपोज कर देता है, एक तरह से वो हमारे अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर देता है। ठीक है, बट इट हैपेंस टिल अ लिमिट, सिर्फ एक लिमिट तक ऐसा होता है। In the third case, we can see that now the girl and the boy, ये girl और boy जो है, they have increased the forces further. ये जो force apply कर रहे हैं, उसको इन्होंने और बढ़ा दिया. But now the friction has reached its upper limit. Friction जितना लग सकता था, उतना लग गया है. So now the applied force, जो ये girl और boy लगा रहे हैं, it is more than the frictional force. ठीक है, so now the forces are not balanced. The third case is an example of unbalanced forces, जहां पे force applied by the children is more than the force applied by the friction. So we know that the unbalanced force के case में the object changes its state. So now the object, that is the box, will start moving. ये move करने लगेगा, which is denoted by the topmost arrow. सबसे ऊपर वाले arrow से denote हो रहा है. So in the first case and the second case, the forces are balanced, but in the third case, the force is unbalanced. Any doubt till here? So is clear to everyone what are balanced forces and unbalanced forces? So यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, दोनों में कोई भी डाउट? चिराग, द फोर्सेस इन द सेकंड केस क्यों सेम था, मैंने बताया था कि फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे एक बड़ा सा कोई बॉक्स रखा हुआ है, हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो हम जब फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट करता है अगेंस्ट अस। हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट। नाउ जब जैसे हम, अब जैसे हमने फोर्स लगाया बट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, तो व्हाट वी डू, हम और फोर्स लगाते हैं, तो वी आर इंक्रीजिंग आवर फोर्स। तो जब हम अपने फोर्स को इंक्रीज करते हैं एट द सेम टाइम द फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, बट ये एक लिमिट तक बढ़ता है। ठीक है, अप टू अ सर्टेन लिमिट। अगर हम उस लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा देते हैं तो नाउ फ्रिक्शन कैन नॉट बैलेंस आवर अप्लाइड फोर्सेस, हमारे हमने जो फोर्स लगाया है उसको फ्रिक्शन बैलेंस नहीं कर पाएगा। एज अ रिजल्ट दैट इज इट बिकम्स अ केस ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस, और इसलिए जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करने लगता है। इज इट क्लियर चिराग? Yes, sir. सो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जब फोर्सेस अनबैलेंस्ड होती हैं तब ऑब्जेक्ट जो है वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर लेता है, और अगर फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं देन द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ मोशन। सो इन बातों पे गैलीलियो गैलीली ने अपना कुछ रिसर्च किया था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिसर्च गैलीलियो सेड दैट the object move with a constant speed when no forces are acts on them. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगाया जाता है, ठीक है, सो दिस इज फोर्सेस, तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगाया जाता है सो दे विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड, वो सेम स्पीड से मूव करेंगे। So this means that if an object is moving on a frictionless path and no other forces acting upon it, the object will be moving forever. That is, there is no unbalanced force
वर्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मान लो जैसे हमारे पास ये बॉल है, ठीक है, बॉल को हम इस इंक्लाइन प्लेन से नीचे छोड़ते हैं, तो वी हैव अज्यूम दैट दिस इंक्लाइन प्लेन इज फ्रिक्शनलेस, ये फ्रिक्शनलेस है। देखो प्रैक्टिकली कोई भी सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं होता, तो इट इज जस्ट एन इमेजिनेशन, ये एक इमेजिनेशन है। तो अगर इसे हम यहाँ से टॉप मोस्ट पॉइंट से छोड़ते हैं तो व्हाट विल हैपन, ये नीचे आएगा, इस पॉइंट तक आएगा। एंड देन गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था। सबसे पहले उसने क्या किया, एक दूसरा इंक्लाइन प्लेन रखा, इसमें उसने देखा कि बॉल उसी हाइट तक पहुंचता है जिस हाइट से उसे ड्रॉप किया गया। ना जब उसने इंक्लाइन प्लेन को थोड़ा और उसके स्लोप को डिक्रीज कर दिया, तो अभी भी वो ये देखता है कि जो बॉल है वो सेम हाइट पे रीच करता है जिस हाइट से उसे छोड़ा गया था। बट नाउ द बॉल हैज ट्रैवल्ड अ लॉन्गर डिस्टेंस, राइट। सेम हाइट को अचीव करने के लिए बॉल ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो थर्ड केस में वो क्या करता है, इंक्लाइन प्लेन के स्लोप को और डिक्रीज कर देता है। तो नाउ अगेन ही ऑब्जर्व दैट बॉल सेम हाइट पे जाके रुकता है, बट अगेन क्योंकि वो सेम हाइट पे जाके रुक रहा है, तो इट हैज ट्रैवल्ड अ लॉट मोर डिस्टेंस, और ज्यादा डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। तो इसने ये इमेजिन किया कि व्हाट विल हैपन अगर इसके स्लोप को हम पूरी तरह से डिक्रीज कर दे, दैट इज प्लेन कर दे। तो इस केस में ये जो बॉल है, इट विल नेवर रीच दिस हाइट, बॉल कभी भी अपने इनिशियल हाइट तक पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। सो इन दिस केस द बॉल विल कंटिन्यू टू मूव फॉर एवर, बॉल फॉर एवर मूव करता ही रहेगा। ऐसा गैलीलियो का अजम्पशन था, ठीक है, उसने ये सोचा था, उसके विचार थे ऐसे। बट व्हाट हैपेंस प्रैक्टिकली, विल दिस बॉल कंटिन्यू टू मूव ऑन फॉर एवर, क्या ये बॉल फॉर एवर मूव करता रहेगा? नो सर। व्हाई नॉट? सर बिकॉज फ्रिक्शन उसको स्टॉप कर देगी, नीचे से जो फ्रिक्शन आ रही होगी वो फोर्स की वजह से। वेरी वेल। तो हम जानते हैं कि नो ऑब्जेक्ट इज टोटली फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन जीरो हो जाए ऐसा होता नहीं है। तो जब ये बॉल मूव कर रही होगी तो सरफेस ऑफ कांटेक्ट के पास, सरफेस ऑफ कांटेक्ट के पास ये जो बॉल है उस पे, दैट इज इस पॉइंट पे, बॉल पे एक ऑपोजिट फोर्स लग रहा होगा जो उसके मोशन को अपोज कर रहा होगा। सो आफ्टर सम टाइम दिस बॉल इज गोइंग टू कम टू रेस्ट, ये बॉल रेस्ट में आ गया। तो अगेन बॉल रेस्ट में क्यों आया, बिकॉज इस पे एक अनबैलेंस फोर्स लग रहा था, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगता तो ये बॉल कभी भी रुकने वाला नहीं था, इट वुड कंटिन्यू टू मूव ऑन फॉरएवर। तो सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट था कि एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव ऑन अनटिल एंड अनलेस उस पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया गया, ये कॉन्सेप्ट को सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने डेवलप किया था। ऑलराइट, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नाउ गैलीलियो के पहले एक थिंकिंग थी लोगों में कि रेस्ट इज अ नेचुरल स्टेट ऑफ अ बॉडी। गैलीलियो के पहले जो फिलोसफर्स हुआ करते थे उनका ये मानना था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप को हमेशा रेस्ट में रखना चाहता है, ठीक है। रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ द बॉडी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे उनका मानना था कि भाई अगर हम बॉल को रोल करते हैं तो कुछ देर के बाद बॉल अपने आप को रोक लेता है, ठीक है, इट स्टॉप्स इटसेल्फ। व्हाई इट स्टॉप इटसेल्फ? बिकॉज रेस्ट इज द अल्टीमेट कंडीशन। रेस्ट, कोई भी जो बॉडी है वो रेस्ट में आ ही जाएगा, चाहे उस पर हम कितना भी फोर्स लगा दे वो रेस्ट पे आ ही जाएगा। जब गैलीलियो ने ये बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के कंसेप्ट को डेवलप किया, तब जाके उसने कहा कि वो बॉडी का नेचुरल स्टेट नहीं है कि वो रेस्ट पे आ जाए, वो रेस्ट पे इसलिए आता है क्योंकि हम उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हो, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर नहीं लगाया जाए तो इट विल नेवर कम टू रेस्ट। सो बिफोर गैलीलियो, नेचुरल जो कॉन्सेप्ट था लोगों के दिमाग में वो ये था कि रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप रेस्ट में आ ही जाता है। बाद में जाके गैलीलियो ने एक्सप्लेन किया कि वो रेस्ट में इसलिए आता है क्योंकि एक अनबैलेंस फोर्स, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट नहीं करे तो वो कभी भी रेस्ट में नहीं आ सकता। सो इट इज रॉन्ग टू से दैट रेस्ट इज द नेचुरल कंडीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये गलत है कहना, ठीक है। एनी डाउट स्टिल हियर? ऑलराइट, तो गैलीलियो ने जो एक्सप्लेन किया था उसी के आइडियाज को न्यूटन
ने फर्दर डेवलप किया, ठीक है, न्यूटन ने उसे और स्टडी किया उस कंसेप्ट को, और उसके बेसिस उसने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे। तो दे आर पॉपुलरली नोन एज न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। तो एक एक करके हम सभी लॉज को पढ़ेंगे। द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन सेज दैट एन ऑब्जेक्ट remains in the state of rest or of uniform motion in a straight line। कोई ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहता है या तो यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में रहता है, unless compelled to change that state by an applied unbalanced force। ठीक है, यहां पे हम unbalanced टर्म को भी जोड़ देंगे। So an object remains in a state of rest। कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहना चाहता है या तो वो यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है कि स्पीड कांस्टेंट रहेगा। स्पीड कांस्टेंट इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब डायरेक्शन फिक्स्ड है। ये जब तक इस ऑब्जेक्ट पे बाहर से अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक ये ऑब्जेक्ट जो है या तो रेस्ट पे रहेगा या तो यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में रहेगा। तो बेसिकली गैलीलियो को के आइडिया को ही न्यूटन ने फर्दर एक्सप्लेन किया था। गैलीलियो ने भी यही बात कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट तभी जाके रुकता है, तभी जाके स्टॉप होता है जब फ्रिक्शन उस एक्ट करना शुरू कर देता है। तो गैलीलियो ने यही बात कही थी कि द ऑब्जेक्ट विल कीप ऑन मूविंग अनटिल एंड अनलेस उस पर बाहर से कोई फोर्स लगाया जाए, ठीक है, उसको रोकने के लिए। तो न्यूटन ने उसी चीज को एक्सप्लेन किया फर्दर। न्यूटन ने कहा अगर कोई चीज रेस्ट में है तो अपने आप वो मोशन में नहीं आने वाला, और अगर कोई चीज यूनिफॉर्म मोशन में मतलब किसी स्पीड के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ना वो अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है, ना वो अपनी स्पीड को घटा सकता है, ना ही वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है जब तक कि एक अनबैलेंस फोर्स उस पे एक्ट नहीं कर रहा हो। तो दिस वाज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? सर एक बार और समझा दो। देखो, एक सिंपल सी बात न्यूटन ने कहा कि अगर भाई कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे, तो अपनी मर्जी से ये मोशन में नहीं आने वाला, इट विल रिमेन एट रेस्ट।